राजस्थान के उपचुनाव की परीक्षा में कौन होगा पास और कौन होगा फेल, क्योंकि एक ही जना पास हो सकता है, एक ही पार्टी पास हो सकती है, लेकिन तमाम सारे नेता पुरजोर कोशिशों में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से हरियाणा के नतीजे आए हैं उसको देखकर कहीं ना कहीं उत्साह में कमी आ गई है। जिन्होंने अपना पूरा जोर एडी से चोटी तक का जोर लगा डाला था, प्रचार में, पब्लिसिटी में, वो सब धराशाही कर दिया जनता के रिजल्ट्स ने, नतीजों ने। और जिस तरीके से बेनीवाल से लेकर डोटासरा से लेकर बड़े बड़े नेता राजस्थान की राजनीति में भी है, तो कौन सा जाट नेता होगा फेल और कौन सा होगा पास, आज आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए ये जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से जाटों के नेताओं की बात करते हैं तो हनुमान बेनीवाल से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर बृजेंद्र ओला से लेकर तमाम सारे जाट नेता यहाँ पर भी राजस्थान की राजनीति में भी एक अहम रोल निभाते हैं। लेकिन जब बात आती है उपचुनाव की परीक्षा की, उसे पास करने की, तो आपको क्या लगता है? एक एक करके बताइएगा कि कौन सा नेता आपको लगता है पास, कौन सा लगता है फेल हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा की, उनके बारे में क्या है आपकी? देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा फिलहाल खुद तो चुनाव लड़ नहीं रहे, और जब वो खुद चुनाव लड़ नहीं रहे तो वो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और पार्टी के कप्तान के नाते, यानी कि पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के नाते उनकी भूमिका है। पर पोस्ट तो, पद तो उनका प्रदेशाध्यक्ष का है, लेकिन जो सारा कद है वो कांग्रेस में सचिन पायलट का है। इसलिए जो करना होगा सचिन पायलट करेंगे, लेकिन अगर उनके करने से फर्क पड़ जाता है तो क्रेडिट गोविंद सिंह डोटासरा भी ले जाएंगे, नहीं पड़ता तो उसका ठीकरा भी गोविंद सिंह डोटासरा पे फूटेगा, क्योंकि उनके खुद के इलाके में तो उपचुनाव है नहीं। और जिस तरीके से हरियाणा में वो ऑलरेडी फजीती करवा कर आए हैं, पायलट के जो बड़े गढ़ हैं, जैसे झुंझुनू से लेकर टोंक से लेकर दौसा तक, वहां गोविंद सिंह डोटासरा की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर वो वहां जाते हैं तो कोई खास एडिशन कर नहीं पाएंगे। हाँ, सब्ट्रैक्शन जरूर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें नापसंद करते हैं। इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा इस उपचुनाव में। उनकी मौजूदगी नगण्य है, वो नुकसान ही करेंगे, फायदा तो किसी का कर नहीं सकते। खिवसर की जहां तक बात है तो हनुमान बेनीवाल जो है उनका कोई तोड़ नहीं है खिवसर में, और अभी तक न कांग्रेस के पास न बीजेपी के पास कोई ऐसा तोड़ उनका है जो खिवसर के चुनाव नतीजे पलट सकता है। और खासकर तब जब ये उपचुनावों की बात है, जहां खुद खिवसर पे काम होगा, पूरे नागौर पे नहीं। देखना ये होगा कि हनुमान बेनीवाल खड़ा किसको करते हैं। जहां तक अभी तक के समीकरण बता रहे हैं, या तो वो अपनी पत्नी या भाई को खड़ा करेंगे और उनके लिए पुरजोर तरीके से प्रचार करेंगे। उनके लिए ये चुनाव आरएलपी को वापस बढ़ाने का चुनाव है, क्योंकि फिलहाल आरएलपी केवल एक सांसद की पार्टी है, उसके अलावा उसमें कोई भी नहीं है। रही बात बृजेंद्र ओला की, बृजेंद्र ओला खुद बिल्कुल भी नहीं खड़े होंगे, क्योंकि वो सांसद हैं। खड़े होंगे उनके परिवार से कोई, या तो उनकी भार्या या फिर उनके बेटे। अब दोनों में से अगर कोई खड़े होते हैं तो देखना ये होगा कि उपचुनाव में वो कितना पुरजोर तरीके से उनके लिए प्रचार कर पाते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो खुद के दम पर खुद काफी पॉपुलर है। तो अगर बीजेपी उनको मौका देती है तो वहां जाट वर्सेस राजपूत भी हो सकता है। लेकिन जब हम जाट नेताओं की ही चर्चा कर रहे हैं तो हम मिर्धा परिवार को नहीं भूल सकते हैं। मिर्धा परिवार है कहाँ? मिर्धा परिवार है कहाँ? ज्योति मिर्धा 3 बार हार चुकी है, हैट्रिक लगा चुकी है, और रिचपाल मिर्धा ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि हनुमान बेनीवाल ही जीतेगा, वो अमृत लेकर आए। इसके बाद अपनी हार को एक्सेप्ट करने के बाद उनके बारे में बात करना भी कुछ नहीं बनता, क्योंकि मिर्धा परिवार उसी तरह से अपनी साख खो चुका है जिस तरह से बांसवाड़ा में महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपनी साख खो चुके हैं।
पार्टी बदलकर कांग्रेस से बीजेपी में आकर इन दोनों का हाल एक ही जैसा हो रहा है और अब इनके वोटों में गिरावट ही आएगी, बढ़ोतरी कतई नहीं हो। जिस तरीके से हम पास और फेल की जब हम रिपोर्ट कार्ड की चर्चा कर ही रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से दिव्या मदेना है वो राजस्थान में तो हार गई, लेकिन जम्मू में जो प्रदर्शन उनका रहा उससे कहीं ना कहीं वो उत्साहित नजर आ रही है, उनके फॉलोअर्स भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिव्या मदेना राहुल गांधी की कहीं ना कहीं बेस्ट प्लेयर्स में से है जो कांग्रेस के फ्रंट पिच पे खेलती हैं और उनको और धीरज गुर्जर को उन्होंने प्रमोट किया है। ऐसे में दिव्या मदेना को जहां जिम्मेदारी दी गई, अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है तो कांग्रेस को उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ये जाहिर सी बात है। और दिव्या मदेना अगर आगे बढ़ती है तो सीधी बात है कि अशोक गहलोत के सोच के विपरीत काम होगा और अशोक गहलोत को नकारना के लिए कांग्रेस के पास अब एक और रीजन हो गया है कि उन्हें हरियाणा में जिम्मेदारी दी थी, वहां पे भी वो बेड़ा गर्क करके आए हैं। इसके लिए अशोक गहलोत को बाइकआउट करना और अशोक गहलोत के विपरीत जो चलने वाले लोग हैं, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो दिव्या मदेना हो, उन सबका अच्छा करना साफ संकेत कांग्रेस को एक बार और दे रहा है कि अब ये जो भी वृद्धावस्था की राजनीति कर रहे हैं, चाहे अशोक गहलोत हो, कमलनाथ हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, इन सब को अब आप रिटायरमेंट प्लान पकड़ा दीजिए और इन सबको अपने परिवार के साथ वक्त बिताने की सलाह दीजिए। जी, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में जब इसकी सियासत की बात की जाती है, राजनीति की बात की जाती है, तो जाटों का वर्चस्व तो रहा है, जाट वोट बैंक भी काफी मजबूत रहा है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण हमेशा रह जाता है कि इस समुदाय से कभी कोई ना कोई कारण नहीं है। ये बिखराव और बिखराव ही एकमात्र कारण है। यहाँ जाट जाट का दुश्मन बन रहा है, यही एकमात्र कारण है। हनुमान बेनीवाल जैसा नेता जब अच्छा करता है तो फिर क्यों राजा राम मील जैसे नेता अपनी दुकान चलाने के लिए हनुमान बेनीवाल को नहीं बुलाते, उनकी कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी में सेंध लगाते हैं। इस तरह के कई सारे कारनामे, कई सारी चीजें होती है। हनुमान बेनीवाल के खिलाफ हरीश चौधरी चले जाते हैं, हरीश चौधरी कहीं ना कहीं खुद के हेमाराम चौधरी को बिठाकर दूसरी पार्टी के उम्मीदवार बेनीवाल को अपने अंदर लाते हैं। यानी कि आप एक जाट नेता को धोखा देकर दूसरे न जाट नेता के लिए बेहतर करने वाला काम कर रहे हो। ये बताता है कि कितना भरसक बिखराव है। जब तक ये बिखराव ठीक नहीं होगा तब तक जाट एकता नहीं होगी, जब तक जाट एकता नहीं होगी तब तक मुख्यमंत्री होने का सवाल ही नहीं होगा। तो इन तमाम सारे नेताओं में से आपको क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक बेनीवाल है जो जीत का परचम लहरा सकते हैं उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में? देखिए, बेनीवाल लहरा सकते हैं और ब्रिजेंद्र ओला के भी पूरे चांसेस हैं। ओला को लोग बहुत पसंद करते हैं झुंझुनू में, लेकिन क्योंकि वो खुद खड़े नहीं हो रहे इसलिए चीजें डाइसी हो सकती है। पर अगर उन्होंने पूरी तरीके से जोर लगा दिया तो झुंझुनू में भी कांग्रेस के पास जा सकता है टिकट, क्योंकि बेनीवाल तो कांग्रेस से है ही नहीं। इसलिए मेरे को लगता है कि जो एक टिकट जाट बेल्ट में कांग्रेस के पास आएगा वो झुंझुनू का हो सकता है। लेकिन अगर भाजपा ने बहुत पुरजोर तरीके से काम किया तो स्थिति पलटने के भी चांसेस हैं, क्योंकि ब्रिजेंद्र ओला खुद वहां खड़े नहीं हो रहे। जी, तो ये तो थी हमारी राय इस मुद्दे पर। अगर आपने सुना है पूरा वीडियो तो बताइएगा जरूर आप क्या सोचते हैं, आप किस नेता के फैन हैं और आपको क्यों लगता है इन सारे ऑप्शंस में से कौन जीतेगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट का। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। Namaskar. Hi, I'm Varun. Trending video creation is my passion and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc. are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I'm here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.